हेलो साथियों, नमस्कार। आपका मेरे चैनल रुद्रा एजुकेशन में स्वागत है। देखिए, इकोनॉमिक्स की सीरीज़ को वापस कंटिन्यू करते हुए हमने 5 लेक्चर्स बना दिए हैं इकोनॉमिक्स के, जो कि इंग्लिश हिंदी दोनों वर्जन बेस्ड हैं। मतलब मैंने हिंदी पर भी बात की है, इंग्लिश में भी बात की है, दोनों लैंग्वेजेस का प्रॉपरली यूज़ करके मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, और जो रमेश सिंह बुक है उसमें जो सेकेंड चैप्टर है वो पूरी तरह से ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स पर आधारित है। तो यहाँ पर आपको आज हिंदी में दिख रहा होगा। मैं कोशिश करूँगा कि आपको हिंदी इंग्लिश दोनों के कंटेंट प्रोवाइड कराऊँ, ताकि क्या हो सके कि हम आसानी से उसको जो है हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स भी इसको आराम से समझ पाएँ। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स होता क्या है। तो सबसे पहले हम लोग किस पे बात कर लेते हैं, व्हाट इज़ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, है ना। तो देखिए, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि मानव विकास सूचकांक जो है वो सबसे पहले यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा लाया गया। यूएनडीपी, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ यूएनडीपी। यूएनडीपी का हेडक्वार्टर कहाँ है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत बार आता है। तो पहली बार क्या होता है, विश्व में के देशों में कंपैरिजन की भावना उठती है कि कौन सा देश जो है अपनी जीवन प्रत्यक्षा दर, मतलब लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेशियो, उसके एजुकेशन के अनुसार और प्रति व्यक्ति आय पर कैपिटा इनकम के अनुसार कौन से देश ऐसे हैं जहां पर जो है ना विकास का क्रम बहुत फास्ट है। तो ये सभी बातों को पढ़ने के लिए हम लोग जो है लक्ष्मीकांत की बुक को भी रमेश सिंह की बुक को भी हम लोग कवर करेंगे। लेकिन पहले कुछ बेसिक देख लेते हैं। तो देखिए, यहाँ से इससे पहले हमको एक बात हमेशा समझनी पड़ेगी कि प्रगति, प्रोग्रेस क्या होती है, ग्रोथ मतलब समृद्धि क्या होती है, और डेवलपमेंट, विकास क्या होता है। इन तीनों टर्म्स में अपना अपना थोड़ा डिस्क्रिमिनेशन है, विभेद है, थोड़ा सा अंतर है, तो वो भी समझेंगे। लेकिन सबसे पहले बेसिक बात कर लेते हैं कि 1990 में पहली बार रिपोर्ट आती है, और जो महबूब उल हक हैं, जो कि पाकिस्तान के एक बहुत महान इकोनॉमिस्ट माने जाते हैं, महबूब उल हक ने पहली बार लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेशियो कि किस देश में कितनी ज़्यादा जो है जीवन दर है, मतलब जैसे भारत के अंदर लगभग 69 वर्ष है औसत आयु, वैसे ही जब हम लोग बात करते हैं जापान की तो 80 वर्ष है। तो जब ये इंडेक्स बनेगा तो क्या होगा, जापान को लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेशियो के अंदर जो है एक अपर हैंड मिलेगा, मतलब कि उसे ज़्यादा जो है नंबर्स मिलेंगे, और इसके कारण हमेशा जो है जापान भारत से क्या रैंकिंग में ऊपर रहता है। वैसे ही कुछ देशों में शिक्षा का बहुत अच्छा माहौल है, विशेषकर स्कैंडिनेवियन कंट्रीज, जो नॉर्वे, फिनलैंड है ना, स्वीडन देश है, न्यूजीलैंड है, जो है न्यूजीलैंड भी देश में बहुत अच्छा इंडिकेटर्स हैं। तो स्कैंडिनेवियन देश जितने भी हैं, है ना, नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड और बेल्जियम, है ना, ये सभी देश जो है, और डेनमार्क जो देश है स्कैंडिनेवियन। तो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज कौन कौन से हैं मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताइए, क्योंकि हमेशा ये क्वेश्चन आता है। और स्कैंडिनेवियन देश हमेशा से जो है ना HDI रैंकिंग में, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रैंकिंग में हमेशा शिखर पे रहते हैं। तो ये बात आपको एक पता होनी चाहिए। अब देखिए, ये जो है, मतलब मैं सबसे पहले तो आपको करंट अपडेट से बिल्कुल अवेयर रूबरू करा देता हूं कि 9 दिसंबर 1919 को ये रैंकिंग जारी हुई थी। हर समय मतलब नॉर्मली ये दिसंबर में जारी होती है, और विश्व में भारत का जो रैंक आया वो 129वां रैंक था। उससे पहले जो 2018 की रैंकिंग थी उसमें 130वां था। मतलब हमने एक पायदान छलांग लगाई है, मतलब हमने अच्छी तरक्की की है ना, कंपैरेटिवली बहुत बड़ी तरक्की तो नहीं मानी जाएगी ये। तो इस तरह से क्या है, और भारत जो है ना, सभी ब्रिक्स नेशंस जितने भी, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए ब्रिक्स नेशंस कौन कौन से, आप उनकी लिस्ट लिखिए। और जो भी स्टूडेंट से वीडियो देख रहे हैं वो सभी एक बार आंसर्स जरूर देखा करो, ताकि आपको जो जो पूछा गया है वो आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। तो 9 दिसंबर 2019 को ये रिपोर्ट जो है निकाली गई। और अब देखिए, इसमें कुल कितने देश थे और भारत की क्या स्थिति थी उस पर भी बात कर लेते हैं। तो कुल 189 देशों पर ये रिपोर्ट निकाली गई। भारत का 129वां रैंक था, है ना, और पाकिस्तान का 152 रैंक था, है ना। पड़ोसी जो मुल्क हैं उनके भी कुछ रैंकिंग दिखाएं, लेकिन बस आपको ये याद रखना है कि हाँ, श्रीलंका जरूर जो है भारत से अच्छे पायदान पे। तो ये बात आपको एक याद रखनी है कि HDI रैंकिंग में ये सारी पोजीशन थी, है ना। और पिछली बार भारत 130वें रैंक पर था। और इस तरह से क्या होता है कि जो बेहद उच्च मानव विकास है, ये सब टर्म्स में आपको, है ना, हाई डेवलपमेंट इकोनॉमी, ये सब मैं आपको इंग्लिश में अभी पूरी लक्ष्मीकांत बुक को कवर करूंगा आगे, तो वो भी जो है आपको समझ में आ जाएगा ये क्या है, किस आधार पे है ना। इस श्रेणी में ये बात याद रखना
ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में नंबर 1 पर कौन रहा है? नॉर्वे। सेकंड नंबर पे कौन रहा है? स्विट्जरलैंड। तो ये रैंकिंग में इस तरह से रहे, है ना। तो भारत जो है वो कौन से विकास श्रेणी में, ये आपसे कभी भी क्वेश्चन पूछ सकता है। भारत जो है वो मध्यम मानव विकास श्रेणी में आता है। मध्यम का मतलब मिडिल, है ना, मध्यम मानव, है ना। तीसरे नंबर की जो कैटेगरी, पहले नंबर की तो कौन सी है? बेहद उच्च मानव विकास। सेकंड नंबर की कौन सी है? उच्च मानव विकास। और भारत किस रैंकिंग में आता है? मध्यम मानव विकास श्रेणी में भारत का रैंक आता है। और एक चौथी श्रेणी और है जो कि निम्न विकास श्रेणी होती है, निम्न मानव विकास, जो कि जो है अंडर डेवलप्ड कंट्रीज है, उनकी लिस्ट जो आती है। तो आपको भारत की रैंकिंग का एक बार आभास हो गया है पूरा, और हम लोग ज़्यादा इस पर बात नहीं करेंगे। और जो है ना, तो निचले पायदान पर अधिकतर अफ्रीकी देश है, और उसमें सबसे निचले पायदान पे जो रहा है वो नाइजर देश रहा है। बस आपको ये बात है कि याद रखनी है ना। भारत के रैंकिंग में लगातार सुधार होता जा रहा है ना। और भारत जो है मतलब दक्षिणी एशियाई देशों में अच्छा कर रहा है। एक श्रीलंका जो है भारत से ज़्यादा परफॉर्मेंस में अच्छा है, श्रीलंका जो है वो भारत में ज़्यादा अच्छा है। अब देखिए पिछले 3 दशक में, मतलब आप ये देखिए केवल 30 वर्षों के अंदर, 30 वर्षेज में, ईयर्स में, हमने जो है जीवन प्रत्यक्षा दर 11.6 बढ़ा ली है। तो मैं एक जनरल बता देता हूं कि वर्तमान में लगभग 69 वर्ष चल रही है भारत की औसत आयु। जो प्रत्येक व्यक्ति है वो लगभग भारत में माना जाता है 69 वर्ष जिएगा। और ये 30 दशक के अंदर, मतलब 30 दशक पहले जो है ये लगभग जो है ये मान लो 12 वर्ष के करीब है। 11.6 लगभग 12 वर्ष मान लीजिए। तो इसका मतलब उस समय भारत में केवल और केवल 57 मतलब 57 वर्ष के होते थे। तो आपको यहां से दिख रहा है कि भारत का जो हेल्थ इंडिकेटर है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, क्योंकि हॉस्पिटल फैसिलिटी, इंश्योरेंस, है ना, लोगों के पास पैसा बढ़ा है ना, लोगों के पास भारत सरकार के द्वारा कल्याणकारी जो है वेलफेयर इकोनॉमिक्स में कल्याणकारी अर्थव्यवस्था पर भी बहुत ज़्यादा काम हुआ है। तो इस तरह से क्या हो रहा है, भारत में लगातार जो है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में सुधार देखे जा रहे हैं, और ये लगातार सुधार होता जाएगा भारत में। तो ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा आपको। अब देखिए एक और पॉइंट भी बता रहा है, ये सब पॉइंट्स मैं आपको बहुत अच्छे से गहराई में और कवर करने वाला हूँ। स्कूल जाने का जो औसत वर्ष है, एवरेज आयु, उसमें भी 3.5 वर्ष का इजाफा हुआ है लगभग भारत में जो है ना। देखिए जो बहुत अच्छे विकसित राष्ट्र है ना, मैं आपको एक एग्जाम्पल समझाता हूँ कि जो नॉर्वे देश है उसमें 2 वर्ष का बच्चा ही स्कूल में एडमिशन ले लेता है, और 18 वर्ष के करीब है ना, मतलब जो अडल्ट जब तक होता है तो लगभग वो जो है ना टोटल जो वो लोग अपना स्पेंड करते हैं स्कूल्स में, जो अपना समय स्पेंड करते हैं वो लगभग 17 वर्ष करते हैं। जबकि भारत में जो बच्चे हैं वो 11.2 के करीब करते हैं, 11.2 वर्ष। तो आप साफ देख रहे हैं कि ये लोग जो है एजुकेशन के मामले में बहुत ज़्यादा आगे हैं। जो नॉर्वे है उसमें 17 वर्ष लोग पढ़ रहे हैं, है ना। और इसी तरह से एक और भी होता है कि भारत देश में क्या है, एक और इंडिकेटर है, मतलब एजुकेशन के जो इंडिकेटर है वो 2 है कि भारत में जो 25 वर्ष से ऊपर की आयु के जो व्यक्ति हैं वो भी एजुकेशन लेते हैं। तो 25 वर्ष से ऊपर जो है ऑन एन एवरेज यदि प्रति व्यक्ति बात करें तो लगभग 6 वर्ष जो है वो लोग एजुकेशन ले रहे हैं। तो क्या होता है कि इस आधार पे क्या करते हैं, जो यूनेस्को जो है ना, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। और ये जो आंकड़ा लिया जाता है एजुकेशन का जो आंकड़ा लेता है यूएनडीपी, जो एचडीआई इंडेक्स में बनाने में मदद करता है, तो वो यूनेस्को जो है, यूनेस्को की फुल फॉर्म आपको मेरे को कमेंट बॉक्स में बतानी है, क्योंकि एजुकेशन से रिलेटेड है। एक तो यूनेस्को की फुल फॉर्म बताइए, और इसका मुझे आप हेडक्वार्टर भी बताइए कि वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ यूनेस्को। तो ये बात मेरे को आप कमेंट बॉक्स में बताइए, है ना। और तीसरा जो पॉइंट है वो है प्रति व्यक्ति आय। तो आपको 3 पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। एक तो है पर कैपिटा इनकम, और प्रति व्यक्ति आय जो है वो कैसे निकाली जाती है, किसी भी देश के पास जो है कुल उसका जीडीपी कितना है बटा उसकी पॉपुलेशन, उसकी जनसंख्या का भाग दिया जाए। दूसरा बोल रहे हैं कि जो है लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेशियो, है ना, जीवन प्रत्यक्षा दर की, वहां पर कितनी औसत आयु है लोगों की, जैसे जापान में बहुत ज़्यादा है ना। सैन मैरिनो में सबसे ज़्यादा महिलाओं की जो है ना, महिलाओं का औसत आयु जो है सबसे ज़्यादा है सैन मैरिनो देश में। तो महिलाएं जो है सैन मैरिनो देश में लगभग 84 वर्ष तक जीती हैं। तीसरा जो पॉइंट है वो क्या आ रहा है, तीसरा पॉइंट है कि जो औसत आयु बच्चे कितना पढ़ते हैं। तो इस 3 हेल्थ इंडिकेटर के आधार पे क्या करा, हमने सब डिवाइड किया। तो ये बात समझ में आ गई होगी आपको, है ना। तो भारत में लगातार, लेकिन भारत के साथ एक समस्या सबसे बड़ी क्या है, और दुनिया के सभी देशों के साथ क्या समस्या चल रही है कि यहाँ पर लगातार जो है
असमानता का मतलब अमीरों के पास तो बहुत ज़्यादा पैसा और गरीबों के पास बहुत कम पैसा है। दूसरा क्या है, महिलाओं के साथ बहुत ज़्यादा जो है ना घरेलू हिंसा वाले केस बहुत ज़्यादा है, और पुरुष और महिला के अंदर जो है भारतीय समाज में बहुत ज़्यादा अंतर किया जाता है। तो ये एक भारत की सबसे बड़ी समस्या है, और घरेलू असमानता वगैरह जो है, ठीक है ना। तो लैंगिक विकास में भी भारत जो है, आपको ये 2018 का एक रैंकिंग दिख रहा है, उसमें देखिए भारत 162 देशों में जो है 122वें स्थान पे था। मतलब भारत की पोजीशन बहुत खराब है। क्यों? क्योंकि महिला और पुरुष के अंदर बहुत ज़्यादा अंतर किया जाता है। आपको ये भी पता होगा कि लगभग 11-12% ही जो महिलाएं हैं वो संसद में प्रतिनिधित्व करती हैं, जबकि शेष जो 88% है वो पुरुष आते हैं। तो अपने आप में ये भी एक विभेदकारी है ना। यहाँ से दिखाई देता है कि महिलाओं की स्थिति कितनी विकट होगी भारत देश में, है ना। तो इस तरह से क्या है, गरीबी के आंकड़े वगैरह जो है, और कई बार क्या है, इसके अलावा जो है कि किसी भी देश में तकनीक, शिक्षा, जलवायु कितनी तेज़ी से ग्रोथ कर रही है, और है ना असमानता कितनी, स्वास्थ्य सेवाएं कितनी हैं देश में, तो ये सभी जो है एक चिंता का कारण है। तो यूएनडीपी इनके आधार पर भी क्या करता है, एक रिपोर्ट तैयार करता है। तो ये आपको एक बेसिक मोटा मोटा आइडिया क्लियर हो गया होगा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स क्या होता है। अब हम लोग इसको थ्योरेटिकली बुक के माध्यम से भी पढ़ते हैं। देखिए ये बुक भले ही मैं आपको इंग्लिश में कवर करवा रहा हूँ, लेकिन आपको इंग्लिश में भी समझ में आ जाएगा और हिंदी में भी समझ में आ जाएगा, ताकि क्या हो जाएगा, आपको जो है इंग्लिश के ऊपर भी अपना एक कंट्रोल कमांड करना है, वो बहुत ज़रूरी है किसी भी एग्ज़ाम के लिए। तो अब मैं आ रहा हूँ अपनी बुक पे। तो यहाँ पर जो है आपको ये बुक दिखाई दे रही है, इसका मैंने जो है पहला जो चैप्टर है इंडियन इकोनॉमी के, मैं 5 चैप्टर पहले पढ़ा चुका हूँ। इकोनॉमी के प्लेलिस्ट में देख लीजिए आप, बहुत गहराई से एक बात को, विश्व की पूरी अर्थव्यवस्थाओं को, समाजवाद, साम्यवाद, इन सभी की पिक्चर है ना बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। आप ध्यान से मेरी बातों को सुनेंगे, क्योंकि मैंने हिंदी में बोला है, कंटेंट को जरूर इंग्लिश में चलाया हुआ है। तो ये दूसरे जो चैप्टर है, सेकेंड चैप्टर, वो पढ़ रहे हैं हम लोग। फर्स्ट चैप्टर में मुझे 5 लेक्चर्स बनाने पड़े हैं, वो आप प्लेलिस्ट देखिए। तो टुडे इज 6th लेक्चर, राइट। तो देखिए ये जो चैप्टर है इसका नाम है ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड हैप्पीनेस। ग्रोथ का मतलब हिंदी में होता है समृद्धि, डेवलपमेंट का मतलब होता है विकास। तो देखो समृद्धि जो है ना, देखो 2 टर्म आपको समझनी होंगी, और ये सारी चीज़ें आगे आती जाएंगी कि जब भी ग्रोथ की बात करते हैं ना, तो वो क्वांटिटेटिव मेजर होता है, मतलब होता है मात्रात्मक। ग्रोथ का मतलब क्या, जैसे भारत की इकोनॉमी लगातार बढ़ती जा रही है, तो इसका मतलब कहीं से भी ये नहीं है कि प्रत्येक व्यक्ति के पास जो है ना गरीबी कम हो रही है, उनको जो है वाटर, सैनिटेशन, हेल्थ, एजुकेशन इंडिकेटर्स में फैसिलिटी मिल रही है। तो ग्रोथ जो है एक ये छोटी लेवल की टर्म है। ग्रोथ क्या है, एक छोटे लेवल की टर्म है, और ये केवल और केवल क्या करती है, क्वांटिटेटिव मेजर्स, मतलब मात्रात्मक बताती है। लेकिन डेवलपमेंट हमेशा क्या बताता है, डेवलपमेंट जो है वो हमेशा गुणात्मक का मतलब होता है क्वालिटेटिव, गुणात्मक का मतलब हो गया क्वालिटेटिव बताता है। क्यों? क्योंकि डेवलपमेंट में ये पता चलता है कि देश में कितना विकास हुआ है, लोगों के पास पैसा पहुंचा है कि नहीं पहुंचा है। आपको मैंने बहुत अच्छे से पहले प्रीवियस चैप्टर में पढ़ाया व्हाट इज ट्रिकल डाउन इफेक्ट थ्योरी। ट्रिकल डाउन इफेक्ट में जब केंद्र सरकार कल्याणकारी अर्थव्यवस्था के माध्यम से जब कई प्रकार की योजनाएं चलाती हैं, तो कैसे रिस के जो है समाज के अंतिम वर्ग तक भी पैसा पहुंचता है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि लोगों के पास निम्न तबके तक भी पैसा पहुंचना चाहिए। तो ये डेवलपमेंट जो है यह विकास है, और विकास एक बड़ी टर्म है, और विकास के अंदर ही आपके रोड, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है ना, सभी लोगों को हेल्थ इंडिकेटर, फैसिलिटीज, एजुकेशन, सैनिटेशन, ये सभी को बराबर जो है रिसोर्सेज को, है ना, संसाधनों को उपयोग करने का मौका मिल रहा है। और लास्ट जो टर्म है इस चैप्टर में जो हमें पढ़नी है दैट इज हैप्पीनेस। और हैप्पीनेस का मतलब क्या होता है, खुशहाली। और यहाँ पर आपको समझ में आएगा कि किस तरह से जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो कि महबूब उल हक ने दिया, महबूब उल हक ने जो है हेल्थ इंडिकेटर 1990 में दिया, और जो है हमारे जो अमर्त्य सेन थे, अमर्त्य सेन ने भी जो है काम में हक, मतलब मानव क्षमताओं पर अपने काम में हक के काम का इस्तेमाल किया जाए। मतलब जो है अमर्त्य सेन ने भी जो है, जो भारत के महान इकोनॉमिस्ट माने जाते हैं, जिन्हें 1998 में नोबेल पुरस्कार दिया गया इकोनॉमिक्स का, और 1999 में भारत रत्न दिया गया, उन्होंने भी ये बोला कि ये ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स एक बहुत अच्छा इंडिकेटर है। ठीक है, लेकिन जब बात आती है हैप्पीनेस या खुशहाली की, तो भूटान ने एक बहुत अच्छी पहल की। उन्होंने ये बोला कि यदि आपके वहाँ सब कुछ फैसिलिटी, आप बहुत विकसित राष्ट्र हैं, सब कुछ है,
लेकिन यदि आप ट्रैफिक में फंस जाते हैं तो आपके चेहरे पे, आपके दिमाग में जो डिप्रेशन आता है, आप लोग जो अब्यूजिंग करते हैं, गालियां बोलते हैं, तो वो जो है उसे हम लोग खुशहाली नहीं मान सकते, ना ही हेल्थ इंडिकेटर मान सकते हैं। तो इसमें जो है भूटान ने एक एग्जाम्पलरी एग्जाम्पल दिया कि हमने 75% जो है ना वनों को हमेशा संरक्षित रखेंगे, ये प्रॉमिस किया है। ऐसा एकमात्र ऐसा देश है वो जब 75% जो है वन संरक्षित रहेंगे। वो ज़्यादा विकास कार्यों में पैसा न लगा के मानव को आंतरिक रूप से कैसे खुश हो सकते हैं, तो खुशहाली इंडिकेटर बाद में आया। तो ये आपको पिक्चर एकदम क्लियर हो जाएगी। देखिए यहाँ पर आपको क्लियर हो रहा होगा, सिंस 1971 भूटान हैज़ रिजेक्टेड जीडीपी। भूटान ने तो 1971 में हो ना जिग्मे सिग्मे वांगचुक जो वहाँ के राजा थे, तो उन्होंने बोला कि जीडीपी नाम की कोई चीज़ नहीं होती है इन अ प्लेस, इट इज़ चैंपियन बाय अ न्यू अप्रोच। तो उन्होंने क्या करा, एक नई अप्रोच बताई, डेवलपमेंट विकास की एक नई अप्रोच हम लोग लगा सकते हैं, ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस, कि वहाँ के लोग कितने खुश हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट मायना होना चाहिए किसी भी देश के लिए। एंड द स्पिरिचुअल, देखिए यहाँ पे स्पिरिचुअल का मतलब क्या है, आध्यात्म, फिजिकल रूप से कितने स्ट्रांग है, सोशली, एनवायरमेंट हेल्थ इंडिकेटर्स क्या है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट इंडिकेटर होना चाहिए और इसको भी जीडीपी में शामिल किया जाना चाहिए, तभी एक राष्ट्र को विकसित माना जाएगा। और फिर इन 2011 देखिए 2011 में क्या होता है, यूनाइटेड नेशंस जो है अपॉइंटेड भूटान्स कॉल ऑफ ए होलिस्टिक अप्रोच। देखो होलिस्टिक वर्ड आपको बहुत काम आएगा, होलिस्टिक का मतलब संपूर्ण समग्र अप्रोच उसने अपनाई, और भूटान के जो है ग्रॉस नेशनल है ना, जो है ग्रॉस नेशनल जो हैप्पीनेस है उसको क्या बोला कि ये सबसे अच्छा इंडिकेटर है। तो आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, तो आपको क्या क्या पता चल गया है कि 1990 में ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स आया है और 2011 में ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस आया है जो कि भूटान के प्रयास से आया है। तो ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अब देखिए इस चैप्टर में यही सब कंटिन्यू रहेगा, तो आपको इसके बारे में मैं बहुत अच्छे से चर्चा कर लेता हूँ। तो यहाँ पर कई तरह के जो टर्म्स आएंगे वो आपको जो है, देखिए टेलीग्राम ग्रुप जो है मैंने आपको दिया हुआ है, वहाँ से ये बुक जो है मैंने वहाँ पर पेस्ट की हुई है, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए और जो है लगातार पढ़ते रहेंगे। तो देखिए अब बात आती है कि जो लेमेन वर्ड में, सामान्य, लेमेन्स वर्ड्स का मतलब होता है सामान्य जो लोग होते हैं ना, आम जो लोग हैं, वो प्रोग्रेस को प्रोग्रेस, प्रगति की बात करते हैं। टेक्निकल टर्म क्या हो सकती है, ग्रोथ और डेवलपमेंट। तो प्रोग्रेस की टेक्निकल टर्म जो है वो ग्रोथ, समृद्धि और डेवलपमेंट होता है। ग्रोथ और डेवलपमेंट में अंतर क्या है, तो मैंने आपको बहुत अच्छे से क्लियर किया। ग्रोथ जो है वो जो है ग्रोथ की जब बात करते हैं है ना, तो ग्रोथ में क्या होता है कि केवल स्केल की बात करते हैं, किसी देश की जीडीपी कितने बड़े साइज की होती जा रही है। जीडीपी जैसे पिछले साल मान लीजिए किसी की जीडीपी 100 रुपये की थी और अब 110 रुपये हो गई, तो इसका मतलब 10% वृद्धि हो रही है, तो एक अच्छी ग्रोथ पे चल रहा है। सामान्यतः विकसित जो राष्ट्र है ना उनमें 1-2% की ग्रोथ रहती है, लेकिन जो हमारे जैसे राष्ट्र हैं उनमें 6, 7, 5 इस तरह से परसेंटेज की ग्रोथ रहती है। तो ग्रोथ जो है उससे ये कहीं पर भी नहीं पता चलता कि देश में जो है क्वांटिटेटिव, केवल क्वांटिटेटिव की बात करता है, मात्रात्मक की साइज बढ़ रही है। डेवलपमेंट जो है ना समग्र अप्रोच मानी जाएगी, जो है होलिस्टिक अप्रोच डेवलपमेंट माना जाएगा। तो ये बात समझ में आएगी। विद द ग्रेटर डिपेंडेंस ऑन द आइडिया ऑफ इकोनॉमिक मैन, वर्ल्ड क्रिएटेड इमेंस वेल्थ इन द पोस्ट वार डिकेड एंड इट वॉज इन 1980। तो धीरे धीरे है ना लोगों ने ये सोचा कि लड़ाई वड़ाई में कुछ नहीं रखा, आप जितना हो सके ना रिसोर्सेज का यूज़ कर सकते हैं, है ना। एक बहुत महान जो है स्ट्रेटजिस्ट ने कहा है, रणनीतिज्ञ ने कहा है कि किसी भी देश को जो है ना कोई मतलब नहीं है केवल और केवल जो है ना कि उसकी आर्थिक गतिविधि जो है दूसरे देश से हम किस तरह से आर्थिक गतिविधियों का फायदा उठा सकते हैं। तो भारत भी ये कोशिश करता है कि अपनी सॉफ्ट पावर का यूज़ करके कि दुनिया के सभी देशों से संपर्क करे और ज़्यादा से ज़्यादा उनके रिसोर्सेज का यूज़ करे। दुनिया के इसी तरह से देश जो है भारत को यूटिलाइज करना चाहते हैं, क्योंकि भारत एक बड़ा मार्केट है। आपने देखा होगा अमेरिका जानबूझ के भारत पाकिस्तान को लड़ा के जो है अपने वेपन्स बेचता है, रशिया और ये भी देश। तो ये लोग सभी जो है ना आज की तारीख में इकोनॉमिक दायरे पर ज़्यादा काम करते हैं, और आज की तारीख में कोई भी सीधा डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन, सीधे युद्ध पर कोई नहीं आ रहा है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। देखना कभी भी कोई वर्ल्ड में नेशन डायरेक्टली सीधे मुठभेड़ पर नहीं आता है। तो ये बात आपको समझ में आ गई।
ठीक है। तो यहाँ पर कई बार क्या है, यूएनओ ने फिर क्या करा, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट के बारे में बात की। तो प्रोग्रेस जो है ये मैंने आपको बता दिया कि ये जनरल टर्म है, ये केवल जनरल टर्म है। इट हैड बोथ क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव का मतलब मात्रात्मक कितना साइज है, और क्वालिटेटिव का मतलब गुणात्मक कि कितने लोगों में वो फैसिलिटी पहुंच रही है। तो प्रोग्रेस, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का आपको कॉन्सेप्ट मैंने एकदम क्लियर कर दिया है, क्लियर कट आपको एकदम आइडिया हो गया होगा। अब हम लोग चलते हैं आगे। तो देखिए इकोनॉमिक ग्रोथ जो है, यहाँ पर जब ग्रोथ की बात करेंगे, इकोनॉमिक ग्रोथ की, तो देखिए ग्रोथ इन इकोनॉमी मीन्स इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक का मतलब अर्थव्यवस्था में कितनी वृद्धि हो रही है, साइज कितना बढ़ रहा है, एक फिक्स पीरियड ऑफ टाइम में, कितने समय में, है ना, साइज बढ़ता जा रहा है। और द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ ग्रोथ इज क्वांटिफाइएबल। ये जो है ना, क्वांटिफाइएबल का मतलब कि कितना साइज बढ़ रहा है। तो यही मतलब पूरी तरह से ग्रोथ पर बात चर्चा आएगी। तो कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं। देखिए एन इकोनॉमी माइट हैव बीन एबल टू सी ग्रोथ। देखिए कोई भी अर्थव्यवस्था है उसमें वो खाने के प्रोडक्शन में, है ना, जो है एक ग्रोथ देख सकती है। ग्रोथ और किस में देख सकती है कि रोड नेटवर्क्स जो है वो बहुत अच्छे बनते जा रहे हैं किसी देश में, तो उसमें कोई भी देश जो है वो ग्रोथ दे सकता है। आपने देखा होगा 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जो है स्वर्णिम चतुर्भुज योजना जो है, चारों बड़े शहरों को जोड़ने का काम, है ना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, और इससे पूरे भारत देश में बहुत, है ना, सुदृढ़ नेटवर्क बना दिया। किसी भी देश के विकास में सबसे अहम जो रोल होता है वो कितने शहर, कितने जिले, कितने गांव, कितने कस्बे आपस में कितने बृहद जाल से जुड़े हुए हैं, ताकि क्या हो कि माल की सप्लाई में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। और ये फास्ट कंज्यूमर प्रोसेस जो रहेगा तो उससे देश की इकोनॉमी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। और चूंकि भारत तो एक कंज्यूमर बेस्ड इकोनॉमी है, पूर्णतया उपभोग आधारित है, जो भारत के लोग जो उपभोग करते हैं उसी से भारत की अर्थव्यवस्था बढ़ती है। तो ये रोड वाला आपको एकदम क्लियर हो गया होगा। तो फूड में, खाने में भी ग्रोथ हो सकती है, कितने रोड में विकसित विकास हो रहा है वो भी एक ग्रोथ का मायना, है ना, आंकड़ा माना जा सकता है। इकोनॉमी माइट बी मेजर्ड इन करेंसी टर्म्स, दिस मीन्स इकोनॉमी इज ग्रोइंग। मतलब किसी देश की करेंसी कितनी तेजी से बढ़ती जा रही है और दुनिया के दूसरे रेस्पेक्टिव करेंसी के तुलना में। तो पर कैपिटा इनकम किसी भी देश में पर प्रति व्यक्ति आय कितना बढ़ रहा है, तो ये भी ग्रोथ को बतलाता है। तो इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो केवल और केवल क्वांटिटेटिव प्रोग्रेस है। क्वांटिटेटिव का मतलब है कि साइज में बढ़ रहा है, लोगों के पास पहुंच रहा है नहीं पहुंच रहा, और देश में अमीर और गरीब के बीच में खाई को कम कर रहा है नहीं कर रहा, उससे इसका कोई मतलब नहीं है। तो जो ग्रोथ रेट है ऑफ द इकोनॉमिक वेरिएबल एंड डिफरेंट, है ना, डिफरेंस बिटवीन कंसर्न पीरियड इज कन्वर्टेड इनटू परसेंटेज फॉर्म। हाँ, तो ग्रोथ जो है वो मैंने आपको बता दिया कि पिछली बार जो है 100 रुपये की इनकम थी और अब 105 हो गई, तो 5% की ग्रोथ आई है। तो ये थी कि ये तो बहुत सिंपल से जो है मापन है। चलो आगे चलते हैं। और एक और पॉइंट क्या आ रहा है कि ये एनुअल कंसेप्ट है, मतलब सालाना हम लोग ये एक दर देते हैं कि पिछले साल की तुलना में क्या है, कितनी वृद्धि हुई। कई कई देशों में जो है ना नेगेटिव ग्रोथ रेट भी होती है, खासकर विकसित राष्ट्रों में क्या है, वो इतने विकसित हो गए हैं कि अब उससे देखिए हर व्यक्ति, हर संस्था, हर देश, उसका अपना एक सैचुरेशन पीरियड आता है, वो उससे ऊपर नहीं जा सकता, तो उसके बाद वो गिरना शुरू होता है। तो कई सारे जो विकसित राष्ट्र हैं ना उनमें तो नेगेटिव ग्रोथ रेट आजकल दिखाई देती है। उन्होंने बस आज की तारीख में ये करना है कि अपना बस वो जो पायदान है उसको बनाए रखें। अब आपने देखा इटली जो है विकसित राष्ट्र है, तो उसमें इतनी भयावह स्थिति हो गई है कि जो है अब वो बहुत तेजी से गिरेगी उसकी अर्थव्यवस्था आगे आने वाले कई सालों में। तो यहाँ पर देखने लायक होगा कि जो ये क्राइसिस चल रहा है आज की तारीख में, कोविड-19 का क्राइसिस, उसमें दुनिया के देखना कौन से देश तेजी से गति करेंगे, कौन से जो विकसित राष्ट्र भी बिल्कुल है ना चरमरा जाएगी उनकी अर्थव्यवस्था। तो ये देखने लायक होगा। इट इज़ ऑल वी आर विजिबल हमारे लिए ना। और आज की तारीख में जो है इस क्राइसिस के बाद में अर्थव्यवस्था के बारे में तो हमको है ना बहुत अच्छे से जानकारी होनी चाहिए। और इसकी जानकारी में आपको एक एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए इस क्राइसिस को जो है इस टॉपिक से कनेक्ट करके आपको बताता रहूँगा। तो इस तरह के जो लेक्चर्स हैं वो जरूर आप अपने दोस्तों में शेयर करें, तो उनको एक समग्र जो होलिस्टिक नॉलेज जो है मिल पाएगी। तो ये बात क्लियर हो गई कि नेगेटिव ग्रोथ रेट क्या है। अब देखिए इकोनॉमिक ग्रोथ इज वाइडली यूज्ड इन टर्म ऑफ, है ना, इकोनॉमी वगैरह के लिए। तो ये कुछ बातें आप नॉर्मल सी पढ़ लेना। अब बात आ रही है डेवलपमेंट की। तो डेवलपमेंट क्या होता है ना, तो ये फोकस करता है एस्पेक्ट ऑफ एक्सपेंडिंग द क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन एंड इनकम ऑफ ए कंट्रीज इकोनॉमी, कि कितना ज़्यादा क्वांटिटी में जो है ऑफ प्रोडक्शन है और इनकम ऑफ कंट्री
और उसको एक्सपेंड कितना किया जा रहा है, उससे भी मतलब इसका पूरा मतलब होता है ना। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है डेवलपमेंट की, कि ऑटोमेटिक बेटरमेंट, कि लोगों में क्वालिटी में सुधार होना चाहिए। इसीलिए मैंने बोला था ये कैसा मेजर है, क्वालिटेटिव है ना, क्वालिटेटिव है ये पूरा, है ना। तो देखिए आगे चलते हैं। देयर वाज नो कॉन्शियस डिस्कशन ओवर द इश्यू ऑफ क्वांटिटी एक्सपेंशन। तो कभी भी है ना जीवन में लोगों के जीवन के बारे में, बेटरमेंट के बारे में नहीं सोचा गया, लेकिन डेवलपमेंट जब टर्म आई तो हमने उनके डेवलपमेंट के बारे में सोचा। और विशेषकर 1960 के बाद से ना सभी राष्ट्र जो है विकास के ऊपर बहुत ज़्यादा सोचने लग गए। तो ये पॉइंट आपको एक क्लियर हो गया होगा। अब देखिए यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आएगी कि किस प्रकार से लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ाई जाए। बस यही सब जो है बहुत इंपॉर्टेंट बात होगी। और इसीलिए देखा होगा आपने ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बोला है, ह्यूमन ग्रोथ इंडेक्स नहीं बोला। डेवलपमेंट में सारे इंडिकेटर्स को अंदर समाहित कर दिया जाता है। तो ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा, है ना। अब देखिए यहाँ पर कैसे कैसे सुधार हो सकता है कि लेवल ऑफ न्यूट्रिशन लोगों को कितना मिल रहा है, खाद्यान्न कितने अच्छे मिल रहे हैं, हॉस्पिटल, मेडिसिन, सेफ ड्रिंकिंग वाटर, वैक्सीनेशन प्रोग्राम कितना। देखिए आज वैक्सीनेशन भी प्रोग्राम बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है और हम लोग जो है ना बायोलॉजी को बहुत अच्छे से समझने लग गए हैं। और भविष्य जो है उसमें बहुत बड़ा चेंज आने वाला है। हमारी अर्थव्यवस्था, हमारी रहने के जीने के तरीके जो है ना बिल्कुल है ना आमूलचूल बदलाव आने वाला है उनमें। क्योंकि कोविड-19 के बाद सभी लोग जो है आपस में इतना जो मिलजुल के रहते थे, जो ग्लोबलाइजेशन का दौर था वो स्लोबलाइजेशन में बदल जाएगा। ग्लोबलाइजेशन विल बिकम स्लोबलाइजेशन। स्लो का मतलब धीमे होता जाएगा, ठीक है। तो लेवल ऑफ एजुकेशन कितना है ये बहुत इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है डेवलपमेंट में। और अदर वेरिएबल विच क्वालिटी ऑफ लाइफ डिपेंड, जिन पर क्वालिटी ऑफ लाइफ, जैसे हैप्पीनेस भी बहुत इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है ना। तो ये सब डेवलपमेंट में, इकोनॉमिक डेवलपमेंट वगैरह में बात करते हैं। तो देखिए अलग अलग जो राष्ट्र हैं, देखो कुछ राष्ट्र में आप देखेंगे कि ग्रोथ तो बहुत तेजी से हो रही है लेकिन हायर डेवलपमेंट नहीं। जैसे भारत में क्या है कि भारत में 6-7-8% की ग्रोथ रेट देखी, हमने 9% देखा है। लेकिन भारत में जो ना हेल्थ इंडिकेटर, सैनिटेशन वगैरह, इतने, सैनिटेशन का मतलब होता है स्वच्छता वगैरह, तो उसमें इतनी तेज़ी से फैसिलिटी नहीं मिल रही है। कुछ देशों में क्या होता है ग्रोथ तो बहुत हायर होती है ना, सॉरी मैं माफ़ी चाहता हूँ, हायर ग्रोथ एंड हायर डेवलपमेंट, ये भारत का केस नहीं है। भारत का केस तो इस सेकंड वाला है। हायर ग्रोथ का मतलब ग्रोथ, समृद्धि तो बहुत ज़्यादा है परसेंटेज में, लेकिन डेवलपमेंट इतना तेज़ी से नहीं हो रहा। लेकिन कुछ ऐसे देश हैं जो ग्रोथ भी तेज़ी से कर रहे हैं और अपने लोगों के कल्याणकारी चीज़ों में भी बहुत तेज़ी से काम कर रहे हैं। तो ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया। कुछ देश जो हैं ग्रोथ तो नॉर्मल है लेकिन हायर डेवलपमेंट है। जैसे ग्रोथ कैसे कम है, जो राष्ट्र विकसित हो चुके हैं ना, अब उनकी ग्रोथ परसेंटेज में कम हो गई है, लेकिन वो विकास काम में, जैसे आपने स्कैंडिनेवियन देशों में सुना होगा एजुकेशन, हेल्थ, वो सब फ्री है उनको, है ना। भारत जहाँ पर हेल्थ के अंदर 1.4% अपने जीडीपी का खर्च करता है, वही दुनिया के देश जो है ना 10-10%, 6-6%, 8-8% खर्च करते हैं केवल हेल्थ पर। तो ये बहुत बड़ी बात है ना। तो जो है इस तरह से क्या है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, बहुत सारी बातों के बारे में चर्चा कर ली हमने। अब देखिए आपको दिख रहा हो इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज क्वांटिटेटिव एज वेल एज क्वालिटेटिव। इकोनॉमिक डेवलपमेंट में क्या है, देखिए कोई देश में जब विकास होगा जब ही होगा जब उसके अर्थव्यवस्था की साइज भी बढ़ेगी। तो इसका मतलब क्वांटिटेटिव भी हो गया, मतलब साइज भी बढ़ रही है, मात्रा भी बढ़ रही है, और क्वालिटी इसका मतलब गुणात्मकता के रूप में भी बढ़ रहा है। तो ये पॉइंट आपको एक क्लियर हो गया होगा। तो मेनली हमने जो है ये पॉइंट पढ़ लिया। अब बात आ रही है वेलफेयर इकोनॉमिक्स की। वेलफेयर स्टेट क्या होता है, और आपको पता होगा अर्थशास्त्री, भारत के अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन को वेलफेयर इकोनॉमिक्स में ही नोबेल पुरस्कार दिया गया था। आपको ये बात जरूर पता होनी चाहिए, 1998 में। तो वेलफेयर स्टेट क्या होता है कि जो राष्ट्र जो है, जैसे भारत के अंदर मनरेगा, भारत के अंदर फर्टिलाइजर्स पे, सीड पे, बीजों पर बहुत ज़्यादा सब्सिडीज मिलती है। भारत के अंदर जो है उज्ज्वला योजना के तहत जो सिलेंडर्स जो है महिलाओं को फ्री में दिए जा रहे हैं। तो ये सभी क्या है, बहुत सस्ते रेट में सब्सिडी दी जा रही है। तो ये सभी क्या है, ये वेलफेयर जो है कल्याणकारी अर्थव्यवस्था कही जाती है। और इसका कारण क्या रहा, इसका एक बहुत बड़ा कारण रहा कि आपने सुना होगा 1929 में, 1929 में, ये सब मैंने पहले कॉन्सेप्ट क्लियर किया हुआ है। 1929 में जो दुनिया में
जो है महामंदी आई थी, ग्रेट डिप्रेशन आया था। उस ग्रेट डिप्रेशन में क्या हुआ था, देखो मैं आपको कॉन्सेप्ट बेसिक से बहुत सार गर्भित शब्दों में समझा देता हूँ। 1929 की महामंदी इसलिए आई थी कि जो 1920 से क्या हो रहा था, जो बहुत अमीर लोग थे लगातार प्रोडक्शन करते जा रहे थे और अपनी कमाई को उन्होंने बहुत बढ़ा लिया, लेकिन गरीबों के पास तो पैसा पहुंचा ही नहीं। अब गरीबों के पास पैसा नहीं है, आपने माल बना के रख दिया, तो उस माल को खरीदेगा कौन जब उनके पास पैसा ही नहीं है। जब उनके पास पैसा ही नहीं है तो ये ओवर प्रोडक्शन से क्या हुआ, जो अर्थव्यवस्था की जो साइकिल थी वो विशियस साइकिल, एक कुचक्र में चली गई। वो किस में चली गई, एक विशियस साइकिल में चली गई। और इसीलिए फिर जो है जैसे ही अर्थव्यवस्था जब इस ग्रेट डिप्रेशन से बाहर आई, जिसको लगभग 1940 हो गया था, वैसे 1936 बताते हैं लेकिन 1940 हो गया था। और 1940 के बाद है ना, मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया कि देश की अर्थव्यवस्थाएं लगभग 40 से 60% जो अपना जो जीडीपी का खर्चा है वो केवल और केवल वेलफेयर में, कल्याण कार्य में ना, लोगों की मदद में खर्च करने लग गई। तो ये बात आपको एक समझ में आ गई होगी, है ना। देखिए अब यहाँ पर बात आती है महबूब उल हक, जो कि पाकिस्तान की इकोनॉमिस्ट थी। 1970 में इन्होंने ये जो है हेल्थ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स दिया, है ना। 1970 में पहली बार इन्होंने ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स दिया, ठीक है। तो देखिए अब मैं जो बात करूंगा, अब देखिए एग्जाम में आपने कई बार देखा होगा कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स किसने दिया, तो हम लोग क्या बोलते हैं, महबूब उल हक और जो है अमर्त्य सेन। अमर्त्य सेन ने केवल सपोर्ट किया था इन्हें, लेकिन महबूब उल हक इंपॉर्टेंट है सबसे, और इंगे कॉल, ये दो व्यक्तियों ने, याद रखना, ये सुधार लेना अपनी कॉपी में, किसी ने गलत पढ़ाया हो तो आप सुधार लेना, है ना, क्योंकि उन्होंने केवल सपोर्ट किया था, ये बात याद रखेंगे। तो जो है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है 1990 में आता है, यूएनडीपी प्रकाशित करता है। यूएनडीपी का हेडक्वार्टर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है ना। और इसमें मेनली 3 चीज़ें क्या थी, हेल्थ, एजुकेशन और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। हेल्थ का मतलब स्वास्थ्य, मतलब जीवन प्रत्याशा दर, एजुकेशन का मतलब शिक्षा, और स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ मतलब जीवन में स्टैंडर्ड जो है वो जो है पर प्रति व्यक्ति आय, जिस देश में प्रति व्यक्ति आय ज़्यादा होगी वो एक बहुत विकसित माना जाता है। क्यों, क्योंकि प्रति व्यक्ति आय जब ज़्यादा होगी तो वो ज़्यादा खरीद क्षमता रखते हैं, ज़्यादा पैसा रखते हैं, है ना। भारत की प्रति व्यक्ति आय तो बहुत कम है ना। सबसे लग्जमबर्ग जो है नंबर 1 पर आता है, और सेकंड नंबर पे जो आता है वो आता है कतर देश, है ना। तो ये बात आपको याद रखनी है, प्रति व्यक्ति आय में वर्तमान का पोजीशन। तो एचडीआई जो है वो सोशल इकोनॉमिक दोनों ही, मतलब समाज पर भी और इकोनॉमिक दोनों पर ही काम करता है। और इसके जो 3 इंडिकेटर्स हैं, इसको मैं आपको अच्छे से समझाना चाहता हूँ, ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है। तो सबसे पहला जो इंडिकेटर है वो एजुकेशन है। देखो एजुकेशन को 2 तरह से बांटा है, और एजुकेशन के जो डाटा लिया जाता है कि किसी देश में कितना अच्छा एजुकेशन है, वो यूनेस्को देता है। यूनेस्को का हेडक्वार्टर और फुल फॉर्म आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बतानी है ना। तो देखिए मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग फॉर अडल्ट्स एज्ड 25, कि उन्होंने औसत अपनी जिंदगी में जो है कितनी पढ़ाई की है। तो एक तो हो गया मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग, है ना। माध्य का मतलब क्या है, मीन, है ना। तो कितनी उन्होंने एजुकेशन की है। और एक और जो पॉइंट आ रहा है देखो वो क्या है, एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग, चिल्ड्रन ऑफ स्कूल एंटरिंग एज। तो मैं इन दोनों को समझा देता हूँ। नॉर्मली आपको कहीं पर भी है ना, किसी भी चैनल पे या नॉर्मली कोई भी ये चीज़ समझाता नहीं, मैं आपको बहुत अच्छे से समझा देता हूँ। भारत में 25 वर्ष से ऊपर भी जो है लोग बहुत ज़्यादा एजुकेशन ग्रहण करते हैं, लगातार एजुकेशन में संलग्न रहते हैं। तो 25 के बाद में जो है डेटा ये देखता है कि दिस एस्टिमेट द बेस्ड ऑन एजुकेशनल अटेनमेंट डेटा फ्रॉम द सेंसस सर्वे अवेलेबल इन यूनेस्को से डेटा निकाला जाता है, और ये देखा जाता है कि 25 वर्ष के बाद भी लोग कितनी एजुकेशन लेते हैं, है ना। तो ये हो गया एक तो कि है ना, माध्य जो आयु है कि वो अडल्ट कितना ज़्यादा एजुकेशन लेते हैं। भारत में जो ये 6 वर्ष आती है, 25 वर्ष के बाद ऑन एन एवरेज 6 वर्ष तक लोग और भी एजुकेशन लेते हैं। लेकिन जब बात करते हैं एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग, तो आपको मैंने बताया था कि 2 वर्ष में जो है नॉर्वे के बच्चा एडमिशन ले लेता है, और लगभग 18 एंटरिंग स्कूल्स। तो एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग फॉर चिल्ड्रन ऑफ, है ना। तो 18 वर्ष तक जो है वो कितना एवरेज, ऑन एन एवरेज कितनी पढ़ाई करते हैं, कितने वर्ष तक पढ़ाई करते हैं। तो भारत का ये जो आंकड़ा लगभग 11 आता है, और जो है नॉर्वे का ये 17 आता है। तो आप यहीं से ही देख रहे होंगे कि वो टॉप शिखर पे यहीं से आ जाता है ना। तो एक तो ये पॉइंट क्लियर हो गया आपको, है ना, कि मीन और एवरेज आयु क्या है वो, है ना, ठीक है।
तो देखो आपको ये दिख रहा है कि ऑन एन एवरेज दुनिया यूनाइटेड स्टेट्स का जो है 13.3 वर्ष है औसत आयु। अब आ रही है बात हेल्थ इंडिकेटर की। तो हेल्थ जो है ये लाइफ और देखो एक बात याद रखना कि जैसे ये जो इंडेक्स होता है ना, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, वो 0 से लेके 1 तक के बीच में, मतलब ये इंडिकेटर किसके बीच में होगा, 0 से लेके 1, 0 से लेके 1 तक इंडिकेटर में जो है नंबरिंग दी जाती है। तो भारत लगभग 0.6 पे आता है, कुछ देश जो है 0.8 से भी ऊपर चले जाते हैं, तो वो टॉप के रैंक है ना। तो देखिए अब हेल्थ में क्या है कि किसी भी देश में ऑन एन एवरेज औसत आयु कितनी है। जैसे भारत में मैंने आपको 69 बताई है ना, मैक्सिमम जो है वो कितनी बताई है, वो 83.57, मिनिमम 20 बताई है। तो अलग अलग देशों की अलग अलग है, तो उस आधार पर क्या होता है। और ये जो तीनों इंडिकेटर है ना, हेल्थ, एजुकेशन और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के जीवन को जो स्टैंडर्ड है, तो इन तीनों को 1/3, 1/3 और 1/3 मतलब 0.33 इसका मेजरमेंट होगा। 0.30 जैसे होता है ना कि आप जो बचपन में स्कूल में जा रहे हैं तो हिंदी, इंग्लिश और गणित 3 ही सब्जेक्ट हैं, तो 33% मार्क्स के आधार पे आपकी रिपोर्ट कार्ड बनेगी। तो वैसे 1/3, 1/3, 1/3 इन तीनों का हिस्सा है। अब आ रही है बात है ना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। तो ये पूरी तरह से ग्रॉस नेशनल जो इनकम है, GNI, ग्रॉस नेशनल इनकम, इसमें जो पॉपुलेशन का भाग दिया जाता है, पॉपुलेशन का, जनसंख्या का, तो ऑन एन एवरेज है ना, तो सबसे ज़्यादा देखिए यहाँ पर दिखा रहा है कतर, लेकिन लग्जमबर्ग आ रहा है आजकल, है ना। और भारत जो है, भारत तो पर कैपिटा इनकम में बहुत पीछे रहता है। तो ओवरऑल क्या है, भारत की 129वीं रैंक इसीलिए आती है क्योंकि तीनों इंडिकेटर्स में भारत बहुत पीछे है ना। तो देखिए ये द स्कोर ऑफ 3 HDI डायमेंशन, इसके 3 जो है मापन है, मेन 3 मात्रक है, उसके आधार पर निकाला जाता है और इसकी रैंकिंग 0.000 से लेकर 1.00 होती है। तो मैं आपको लास्ट कुछ पॉइंट बता देता हूँ जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए ये पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखो हायर ह्यूमन डेवलपमेंट कंट्रीज कौन सी है, 0.8 से 1000 के बीच में जो मार्क्स ला रही हैं है ना, उनको जो ये मिल रहा है 0.8 से लेके 1, जैसे नॉर्वे, न्यूजीलैंड, फिनलैंड है ना, डेनमार्क, स्विट्जरलैंड, तो ये टॉप के जो है 0.8 से ऊपर जो है ये नंबर्स ले आते हैं। मीडियम है ना, मीडियम वाले कौन से हैं, 0.5 से लेके 7.799 है ना, तो लगभग 5 से लेकर 8 के बीच वाले जो हैं, 0.5 से लेकर 0.8 के बीच वाले, और भारत इसी में आता है। तो मैंने आपको ये पहले ही बता दिया था। और लो ह्यूमन डेवलपमेंट कंट्रीज कौन सी है, जो मतलब 0 से लेके 499 है ना, 5 से नीचे वाले, तो ये सब आपको पता होना चाहिए। तो आगे की जो क्लासेज है वो हम लोग आगे बताएंगे, और आप लगातार इसी तरह से जुड़े रहिए। आपको इकोनॉमिक्स का एक एक पिक्चर जो है ना, बिल्कुल ग्राउंड रियलिटी, और मैं इसको करंट अफेयर से कनेक्ट करूंगा कि भारत में रैंकिंग कितनी चल रही है ना, तो ये सभी को कनेक्ट करते हुए हम चलेंगे। तो थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। इसी तरह से जुड़े रहिए और साथियों को जरूर जोड़ें। धन्यवाद।